नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे में होगी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री देंगे आज लाखों लोगों को सौगात। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से जुड़ी पहली किस्त करेंगे जारी। साथ ही आज देश मना रहा है शौर्य और पराक्रम से भरपूर 76वां सेना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में विदेश मंत्री आज से 2 दिनों की ईरान यात्रा पर रहेंगे। और वहीं कारोबार जगत की बात करें तो आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक हो रही है शुरुआत न्यूज़ 10 हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत आवास सहायता की पहली किस्त करेंगे जारी। कमजोर जनजातीय समूह को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना योजना का उद्देश्य। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान दौरे पर अपने समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से करेंगे मुलाकात। दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। भारतीय सेना आज मना रही है अपना 76वां सेना दिवस। लखनऊ में चल रही है परेड। सुखोई और किरण विमान करेंगे फ्लाई पास्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे शौर्य संध्या में हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में फिर जहरीली हुई हवा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप 3 लागू। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगी पाबंदी। ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। यूपी में शीतलहर के कारण लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद। खेल की खबरों में मेघालय खेलों का 5वां संस्करण आज से तुरा में होगा शुरू। 20 जनवरी तक चलने वाले इस संस्करण का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। और देश भर के कई भागों में आज भी मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। श्रद्धालु लगा रहे हैं घाटों पर आस्था की डुबकी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पीएम जनमन के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। पीएम जनमन का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंतिम छोर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के प्रयासों के अनुरूप विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए उनको जोड़ने का काम करने के लिए शुरू किया गया था। पीएम जनमन का बजट 24,000 करोड़ रुपए का है। इसका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इनमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क, संचार जैसी सुविधा और टिकाऊ आजीविका अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार आदिम जनजातियों के विकास को लेकर संजीदा प्रयास कर रही है और समावेशी और न्यायपूर्ण विकास पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान पीएम जनमन से जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कवायद शुरू हो गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदूर और दुर्गम इलाके में निवास करने वाले आदिम जनजातियों के विकास को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि इन समुदायों के बीच शिक्षा के प्रसार, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर सरकार विशेष जोर दे रही है। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हम उनके सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों तक जाने वाला सड़क को बनाएं, उनके गांव में बिजली पहुंचाएं, उन्हें नल का जल का सुविधा उपलब्ध कराएं, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि से जोड़ें। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत पिछले 15 नवंबर को हुई थी। अब इसी की अगली कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुदाय के लोगों से 15 जनवरी को संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है कि यह योजना प्रारंभ हो रही है और 15 नवंबर को वो सीधे संवाद ऐसे कई
स्थानों में बैठे हुए प्रिमिटिव समूह के लोगों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि देश के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाले 75 ऐसे जनजातीय समूहों का अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। मौजूदा केंद्र सरकार हालात बदलने के लिए संजीदा प्रयास कर रही है। उनका रोजगार का साधन बहुत ही सीमित है, शिक्षा में बहुत पीछे है, सामान्य सुविधाओं में बहुत पीछे हैं। अब यह दुर्भाग्य है कि वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक यह सारी सुविधाएं नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में पहली बार आजादी के बाद सही अर्थों में समावेशी और न्यायपूर्ण विकास पर जोर दिया जा रहा है, ताकि सभी वर्गों को उनका वाजिब हक मिल सके। सरायकेला से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदिम जनजातियों से संवाद करेंगे। झारखंड के खूंटी जिले के अड़की प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सरगया पंचायत में सुदूरवर्ती जंगल पहाड़ों के बीच स्थित तेलंगाड़ी गांव के बिरहोरों में इस संवाद कार्यक्रम को लेकर नई उम्मीद जगी है और वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत शिवपुर प्राथमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए पहल हुई। साथ ही कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। शिविर में आदिम जनजाति परिवारों की खासी भीड़ देखी गई। लाभुक परिवारों ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बच्चों को जाति नहीं दे रहा है, खतियान में भी लिखा हुआ है कुछ है, लेकिन हम लोग का माल पहाड़ियाना लिखने के कारण में हम लोग का बच्चा लोग का जाति नहीं मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पहाड़िया शिविर लगाया और जहाँ तक हमारा माँ को चूल्हा में खाना बनाता था वो लकड़ी जोड़ के उसमें गैस दिया। चंपापुर पंचायत के दक्षिण बहाल और चैनपुर जंगलपुर गांव के आदिम जनजाति परिवारों ने शिविर में जाकर आवेदन दिया। इस दौरान सभी विकास को लेकर आशान्वित नजर आए। केंद्र सरकार से मेरा सारा लाभ मिल रहा है, जाति नहीं मिल रहा है। जाति के लिए मेरा पढ़ाई लिखा करके सभी बच्चे बच्चियां बेकार पड़े हुए हैं। अपना लड़की का बनवाए हैं वरना नहीं बन रहा था, बनवाए। हम लोग खुद मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। शिविर के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भी आवेदन के त्वरित निष्पादन को लेकर तत्परता दिखी। पहाड़िया लोग सरकार के निर्देशानुसार 26 को हम लोग बनाए हैं और जो है बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जितने भी सरकार की तमाम तरह की योजनाएं हैं उनसे हमारा पीबीटीजी परिवार वंचित न है। गौरतलब है कि पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया है, ताकि चरणबद्ध तरीके से आदिम जनजाति परिवारों का उत्थान और कल्याण सुनिश्चित हो सके। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के 74वें और 75वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ साथ भूटान की रॉयल सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री बुधवार को केरल के गुरुवयूर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। वे त्रिप्रयाग श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा भी करेंगे। अपनी कोच्चि यात्रा में प्रधानमंत्री 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। न्यूज़ 10 में बढ़ते आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का शुभारंभ करेंगे। मंगलवार को वे बालजिक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखेंगी। मंगलवार को ही वे मौफलांग में राष्ट्रपति मुर्मू एक जनसभा को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से उन्नत सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मेघालय खेलों का 5वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। ये खेल 20 जनवरी तक चलेंगे। तुरा में 16 अलग अलग स्थानों पर 23 खेलों और 3,000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तुरा में पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेघालय के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। मेघालय खेल पहली बार राजधानी शिलोंग के बाहर आयोजित किए जा रहे हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय मौसम विभाग अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज IMD के 150वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। मौसम विभाग इस अवसर पर साल भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। और अब बात करते हैं विदेश मंत्री की ईरान यात्रा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर है। डॉक्टर जयशंकर की यह यात्रा दोनों देशों के बीच चल रहे उच्च स्तरीय आदान प्रदान का हिस्सा है। डॉक्टर जयशंकर ईरान के अपने समकक्ष डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेताओं की बातचीत में राजनीतिक सहयोग, आपसी संपर्क और आम जनता का सुदृढ़ संबंध मुख्य मुद्दों में शामिल होंगे। भारतीय सेना आज अपना 76वां सेना दिवस मना रही है। इस अवसर पर लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम चल रहा है। ये दूसरी बार है जब सेना दिवस कार्यक्रम दिल्ली के बाहर हो रहा है। सूर्य खेल परिसर में परेड के बाद शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस आयोजन में मार्शल आर्ट के विभिन्न रूपों, सुखोई और किरण विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ साथ कई सैन्य प्रदर्शन होंगे। मार्चिंग कंटिंजेंट्स प्रवेश कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस पर जवानों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा है कि सेना दिवस पर सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना में अनुकरणीय बहादुरी की एक लंबी परंपरा है, जो अत्यंत समर्पण के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करती है। उनकी देशभक्ति सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है। संघर्ष के साथ साथ शांति की स्थितियों में भी हमारे बहादुर सैनिक हर संभव तरीके से देश की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देता है और भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करता है। मैं सेना के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना दिवस पर सैनिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि सेना दिवस पर हम अपने सैन्य कर्मियों के असाधारण साहस, अटूट प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्र की रक्षा करने और हमारी संप्रभुता को बनाए रखने में उनका अथक समर्पण उनकी बहादुरी का प्रमाण है। वे मजबूती के स्तंभ हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने सेना दिवस के मौके पर एक वीडियो भी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। अवध तहां जहां राम निवास, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं। हमारे जवानों ने हमेशा साबित किया है कि सीमा पर वो देश की सबसे सशक्त दीवार है। भारत की सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान रहा है। भूकंप जैसी आपदाओं में, सुनामी जैसे हालातों में समंदर से लड़कर जिंदगियां बचाने वाले जांबाज, अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में भारत का वैश्विक कद बढ़ाने वाली सेनाएं और सुरक्षा बल। ऐसा कौन सा संकट है जिसका समाधान हमारे वीरों ने नहीं दिया है? हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं,
मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते। तो जहां भारतीय सेना आज अपना 76वां सेना दिवस मना रही है, इस अवसर पर हैदराबाद स्थित EME वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। हैदराबाद के EME वॉर मेमोरियल के ये दृश्य, जहां भारतीय सेना के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हैदराबाद EME वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि आज भारतीय सेना अपना 76वां दिवस मना रही है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय सेना को उनके गौरव के और उनके शौर्य और पराक्रम के लिए उनको बधाई दी है। और आज भारतीय सेना अपना 76वां दिवस मना रही है। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड GOC-NC लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी द्वारा आयोजित एट होम रिसेप्शन में भाग लिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर है देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को AQI का लेवल 458 तक पहुंच गया, जिसके मद्देनजर ग्रैप स्टेज 3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ग्रैप 3 के तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। इसके साथ ही निर्माण कार्य, बिल्डिंग तोड़ने और अन्य कार्यों पर रोक लगी रहेगी। और अब बात उत्तर भारत में शीतलहर की। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में पहाड़ों जैसी ठंड पड़ रही है। रविवार को तो दिल्ली NCR में 3 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में सुबह के समय घने से घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। शीतलहर की वजह से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कक्षा नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में भी कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही आगरा में भी 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक बढ़ाई गई है। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित सभी स्कूल आज से खुल गए। सुबह 9 बजे से स्कूलों को संचालित करने का निर्देश दिया गया है। समय सारणी में बदलाव करते हुए निगम ने अपने सभी स्कूलों को शाम तक खोलने के आदेश दिए हैं। निगम का यह आदेश इस महीने की 20 तारीख तक लागू रहेगा। दिल्ली NCR में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। आज घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है और इसी के लिए चलते हैं आपको रामनगरी अयोध्या और दिखाते हैं उससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण खबरें। जी हाँ, तैयार हो चुका है अयोध्या धाम नव्य और भव्य रूप में। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर की तस्वीरें साझा की हैं। नई तस्वीरों में मंदिर के अंदर की खूबसूरती और भव्यता को देखा जा सकता है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनके बीच सोने के दरवाजों की आभा भी देखते ही बनती है। वहीं मंदिर के बाहर की भव्यता भी काफी आकर्षित दिख रही है।
अयोध्या में हर कोई अपने अपने तरीके से अपने आराध्य भगवान श्री राम को याद कर रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या स्थित साकेत महाविद्यालय में भगवान राम की उनके पराक्रमी रूप को 14 लाख रंगीन दियों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। इन आकृतियों में दिया का उपयोग करके जय श्री राम लिखा हुआ है। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या त्रेता युग की तरह नजर आ रही है। एक बार फिर अयोध्या में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान के मंदिर मॉडल के साथ साथ धनुर्धारी स्वरूप के साथ पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की तस्वीर मोज़ेक आर्ट के जरिए बनाई गई है। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय परिसर में 14 लाख दीपक जलाए गए। ये दीपक बेहद खास हैं, क्योंकि 14 लाख दीपक जलाकर एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ये एक मोज़ेक आर्ट है जिसे रंगीन दियों से बनाया जाता है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मिशन है लोकल फॉर वोकल, उसको हम लोगों ने ज़मीन पर उतारने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि हम लोग अयोध्या के ही कलाकारों के द्वारा इस मोज़ेक आर्ट को बनवा रहे हैं, जिसमें 14 लाख दियों को हम लोगों ने अयोध्या से ही परचेज किया है और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इन दियों को बनाने का काम यहाँ की महिलाओं ने किया, जिनका कहना है कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो प्रभु श्री राम के कार्य में लगी हैं। राम जी की प्रतिमा बन रही है, 14 लाख दिए हैं इसमें, और जो है यहाँ राम जन्मभूमि के भी दृश्य दर्शाए गए हैं। जय श्री राम भी लिखा हुआ है, राम भगवान के भी मतलब तस्वीर बनाए गए हैं, और बॉर्डर में हम लोग मतलब दीपक बिछाएंगे, उसमें दिए जलाए जाएंगे, और इससे हम लोग मतलब बहुत खुश हैं। और जो है हमको रोजगार भी यहाँ मिला है, अवसर भी मतलब राम भगवान के वजह से हम लोग को अवसर भी मिल गया है। ये 14 लाख दीपक अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं, यानी कि 14 लाख दीपक 14 रंगों में नजर आ रहे हैं। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए आयोजकों ने अयोध्या के कुम्हारों से 14 लाख दीपक की खरीदारी की है, जिससे अध्यात्म के साथ साथ रोजगार के भी मौके सृजित हो रहे हैं। असीम मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पूजा अर्चना के लिए विशेष पुजारियों को नियुक्त किया गया है और इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मंदिर के विग्रहों पर पूजन के लिए राम मंदिर के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण पौरोहित्य और कर्मकांड का प्रशिक्षण दे रहे हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता निखिल सिंह ने इस विषय पर मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज से विशेष बातचीत की है। श्री अयोध्या धाम सजकर तैयार है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और उसके साथ ही साथ जो भव्य दिव्य नव मंदिर बन रहा है उसमें पुजारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरह से ये जो पूजा पाठ अर्चन है उसको आगे लेकर जाना है। उसके संदर्भ में विशेष बातचीत करने के लिए मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस विषय में और जो पुजारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे किस आधार पर उनका चयन किया गया है और प्रशिक्षण में क्या कुछ है। मुख्य 2 आधार हैं। किन आधार पर चयन किया गया है इसको एक वाक्य में तो कहना कठिन है, पर वो अर्चक जो श्री रामलला की अर्चना में होंगे और उनकी अष्टयाम पूजा संपादित करेंगे, उनकी आचार निष्ठा और उनकी पात्रता। पात्रता का अर्थ है कि भगवान के मंत्र से दीक्षित हों, सदगुरु के द्वारा दीक्षित हों, सुयोग्य गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की हो, वेद के मंत्रों का, आगम के सिद्धांतों का स्वाध्याय करने उसको समझने में सक्षम हो। निष्ठा का अर्थ ये है कि जो कुछ आचार, जो कुछ निर्देश उनके लिए हैं वह लोगों के सम्मुख हों, चाहे एकांत में हों, उसका यथावत पालन करने की उनके भीतर दृढ़ता हो। ये दोनों बातें देखी गई हैं। पुजारी जो भगवान का आराधन करते हैं उसमें से बहुत सारा अंश आराधन का पर्दे के भीतर होता है। ये वही तय करते हैं कि उन्होंने उसे कितनी साधुता, कितनी सुचारुता से किया है, और ये तब संभव होता है जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान हो और उस पर जो कुछ भी फर्ज हो, जो कुछ भी उसका दायित्व हो, उसका यथावत पालन कर सके। तो निष्ठा और पात्रता 2 बातों का विचार करके उनका चयन किया गया है। एक बात ये जानना चाहेंगे कि कितने पुजारी हैं आपके श्री राम मंदिर में जो पूजा करेंगे और उनको क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या किस चीज़ के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं?
कितने पुजारी हैं ये बात तो निश्चित करना कठिन है। अभी 21 प्रशिक्षु हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। आगे तीर्थ क्षेत्र को कितने अर्चकों की आवश्यकता होती है, इसके आधार पर वो अपनी नई प्रक्रिया करेंगे और चयन करेंगे। तो आज कोई पहले से निर्धारित संख्या उस बारे में नहीं है। दूसरी बात, प्रशिक्षण उन्हें क्या दिया जा रहा है, तो एक अर्चा पद्धति भगवान की श्री सीताराम जी की और बाल रूप श्री राम जी की वहाँ पर प्रबंधित करके दी गई है। वो पहले से विद्यमान पद्धति है वेद उपनिषद की शास्त्रों की, उसको श्री राम जी की दृष्टि से उनकी इस मंदिर में पूजा की। जैसे अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि इसमें नई दृष्टि क्या है। नई दृष्टि ये है कि वहाँ रामलला हैं, बाल रूप राम जी विराजमान हैं। तो बाल रूप राम जी विराजमान हैं तो बालकोचित सेवा क्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखा गया है। जो अयोध्या की उपासना परंपरा है जिसमें भगवान की बाल रूप की छवि है, तो बाल रूप का भोग क्या है, उसकी आरती, उसके वस्त्र, उसकी व्यवस्था, और इसके साथ साथ उसमें जो वेद शास्त्र की परंपरा है, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों का कैसे उनकी सेवा में ध्यान रखा जाना है, इन बातों का विचार करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्हें। तो आपने सुना मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ का जो विग्रह है वो बाल रूप में है प्रभु श्री राम का, रामलला का अर्चन पूजन किस तरह से होगा, उसके लिए जो प्रशिक्षु हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से उनकी सेवा होगी, किस तरह से उनकी पूजा होगी। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, श्री अयोध्या धाम। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कि कैसे हर धर्म के लोग भगवान राम के स्वागत के लिए अपने अपने अंदाज में भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में, इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं। भगवान राम भारत के कण कण में बसते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर धर्म के लोग भगवान राम का स्वागत अपने अंदाज में कर रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम समाज ने रविवार को दिल्ली के सदर बाजार पर दरगाह के बाहर सफाई कर और दिए बांटकर 22 जनवरी की तैयारी की शुरुआत कर दी है। इसको लेकर राष्ट्रवादी पसमंदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष आतिफ रशीद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम लोगों ने सफाई और दिए बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है। भगवान राम हम सबके हैं और जब वो आ रहे हैं तो हम सब उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं।
22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसके लिए देश भर में तैयारियां चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर धर्म के लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम दरगाह के बाहर खड़े हैं और मुस्लिम समाज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई के साथ साथ दिए बांटने का आह्वान किया था, हर घर दिए जलाने का आह्वान किया था, कहीं ना कहीं वो नज़र आ रहा है। हमारे साथ आतिफ रशीद जी हैं। आतिफ जी, आप क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दो आह्वान करे थे श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठान अभियान से पहले कि 14 तारीख से हर तीर्थ स्थान पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह, यहाँ पर स्वच्छता अभियान चले ताकि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का संकल्प साकार हो सके। और एक दूसरा ये निवेदन करा था कि 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने घर पे कम से कम 5 दिए ज़रूर जलाए। आज उसी संकल्प को साकार करते हुए हम सब लोग राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के बैनर तले इस देश के असल में भारतीय मूल के वास्तविक पसमानदा मुसलमान आज हम लोग यहाँ मैदान में हैं। आज हम दरगाह ख्वाजा बाकी बिल्ला से यहाँ से सफाई अभियान शुरू करेंगे और उसके बाद ये घर घर जाकर इस प्रकार के दिए हम पूरे घर घर में बांटेंगे जाकर। पूरे विश्व में उनके अंदर आस्था है, उनकी एकता में, उनमें अटूट श्रद्धा रखते हैं लोग। उस श्रद्धा के सम्मान में इस देश का पसमानदा मुसलमान आज मैदान में है। तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? हम सब लोग देखिए, ये कितने खूबसूरत से दिए हमने तैयार करे हैं। ये देखिए, ये दिए हमने मंगवाए हैं, तैयार करवाए हैं, ये घर घर पहुंचाएंगे। और अभी यहाँ से ख्वाजा बाकी बिल्ला दरगाह से हम सफाई अभियान शुरू करेंगे। सफाई अभियान शुरू करने के बाद हम ये घर घर दिए बांटेंगे। उसके बाद दिवाली का माहौल इस देश में आज से ही शुरू हो जाए। कि हाथों में दिए हैं, तैयारियां हैं, और जो पोस्टर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सम्मान में ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत के कण कण में राम हैं और जब राम 22 तारीख को आ रहे हैं तो उसकी तैयारियां भी भारत के हर जगह, हर धर्म, हर संप्रदाय में बहुत जोर शोर से हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। न्यूज़ 10 में बढ़ते हैं आगे। अयोध्या के जिस भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस मंदिर की आधार मध्य प्रदेश के पत्थर से रखी गई है। खजुराहो के मंदिर जिन पत्थरों पर स्थित है, उसी छतरपुर जिले से अयोध्या के लिए 2,70,000 मीट्रिक टन पत्थर भेजा गया था। छतरपुर जिले में स्थित एग्रीगेट को आधार के लिए उपयुक्त माना गया। इस पत्थर की खासियत छतरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने डीडी न्यूज़ संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में बताई और ये भी बताया कि कोरोना काल में पत्थर अयोध्या पहुंचाने में करीब 7 महीने का वक्त तो लगा ही, साथ ही कई चुनौतियां भी आई, लेकिन भगवान राम के आशीर्वाद से सब संभव हो गया। अयोध्या के भव्य मंदिर में होने जा रही है और लंबे समय से उस मंदिर का निर्माण चल रहा था और वो मंदिर की आधारशिला, जिसे कहें कि बेस जो है, वो बेस में जो पत्थर है वो मध्य प्रदेश से गया हुआ है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छतरपुर, जहाँ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो मौजूद है। पत्थरों पर भव्य मंदिर जो हैं खजुराहो के सदियों से वहाँ पर मौजूद हैं और जो पत्थर वहाँ पर होता है उसको उपयुक्त माना गया भगवान राम के अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसका बेस बनाने के लिए। और जब ये पत्थर जा रहा था, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किस तरीके की प्रक्रिया पूरी हुई है, कितनी क्वांटिटी में पत्थर यहाँ से गया और क्यों छतरपुर के इस पत्थर को उपयुक्त माना गया, हमारे साथ उस वक्त छतरपुर के कलेक्टर रहे शीलेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन की में। सबसे पहले तो यही सर, भगवान राम का भव्य मंदिर अब लगभग बन के तैयारी हो गया है। 22 तारीख को अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसका जो बेस है उसका पत्थर मध्य प्रदेश से गया है, जहां आप कलेक्टर रह चुके हैं, डीएम रह चुके हैं छतरपुर से। सर, सबसे पहले तो ये बताइए वो पत्थर आखिर कितनी क्वांटिटी में था और क्या उसकी खासियत थी? पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब इस चीज़ को मध्य प्रदेश से जोड़ करके देख रहे हैं। जब राम मंदिर निर्माण का प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो जो बेस बनना था तो उसमें एक क्वालिटी रखने के लिए जो राम मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने सुनिश्चित किया कि भूकंप और उस सब चीज़ों से बचा रहे ये मंदिर और सदियों तक बचा रहे, जन्म जन्म तक बचा रहे।
तो उसके लिए उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ जो उसमें पत्थर लगना था, गिट्टी और एग्रीगेट जो लगना था, उसको देखा तो छतरपुर का जो एग्रीगेट था उस क्वालिटी का उन्हें मिला। तो जो उस समय राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष श्री नृपेन मिश्र जी थे, उन्होंने मेरे से चर्चा की कि हमें एग्रीगेट चाहिए, आपके यहाँ अवेलेबल है, हमें एक निश्चित मात्रा में चाहिए और निश्चित समयावधि में भी चाहिए। खजुराहो के मंदिर सदियों पुराने हैं सर, जो पत्थरों के बने हुए हैं। क्या यही एक उद्देश्य ये भी मान सकते हैं कि हाँ एक बड़ा सैंपल था वहाँ पे हमारे लिए देखने के लिए? निश्चित तौर पे जो छतरपुर की टोपोग्राफी है उसमें जो ग्राउंड कंडीशन है, वहाँ पे जो ग्रेनाइट की चट्टानों के ऊपर पूरा एरिया बसा हुआ है वहाँ पे, तो ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ बाकी पत्थरों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो निश्चित तौर पे जो खजुराहो के मंदिर हैं वो भी उन्हीं चट्टानों के ऊपर बने हुए हैं, तो बेस उनका इसलिए मजबूत है। हो सकता है साइंटिस्ट को जो उन्होंने टेस्ट किए हों वो क्वालिटी उनको वहाँ पे उस कारण से मिली हो। नहीं, क्वांटिटी में वो पत्थर था जिसको आपको वहाँ भेजने के लिए कहा गया था? उसमें जो क्वांटिटी की आवश्यकता थी वो 2,70,000 मेट्रिक टन एग्रीगेट छतरपुर से भेजा गया है, जो कि आधार में लगा हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। शीलेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे और उप सचिव हालांकि अभी वल्लभ भवन मंत्रालय में। भोपाल से कैमरामैन दिनेश भोयर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DT न्यूज़। और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार में जोर शोर से चल रही है। इस यात्रा के दौरान लोग न सिर्फ केंद्र सरकार की 17 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अनेक नए लोग इन योजनाओं से जुड़ भी रहे हैं। आयुष्मान, PM स्वनिधि, मुद्रा लोन जैसी योजनाएं हाशिए पर पहुंच चुके लोगों के लिए संजीवनी साबित हुई हैं। देखिए हमारे पटना ब्यूरो से ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ मसौढ़ी अनुमंडल के धनुरुआ प्रखंड की मोरियावां पंचायत पहुंचा। रथ के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। यहां ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच मुफ्त की गई और सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया। इस मौके पर इलाके के सांसद रामकृपाल यादव, धनरुआ के BDO और कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार ने पैसा दिया, योजना दिया, और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बहुत लोग लाभ नहीं उठा पाए। तो कुछ पूरे भारतवर्ष में हर पंचायत स्तर पर ये विकसित भारत यात्रा का जो रथ है वो आया है और पूरे अधिकारियों की टीम आई है। कुछ 17 जो महत्वपूर्ण योजना है उसके संदर्भ में यहाँ शिविर लगा करके उनको इस मंच के माध्यम से ज्ञान दिया गया कि जो लोग बचे हुए हैं, लाभ नहीं ले सके हैं, आप लाभ लेने का काम कीजिए। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड की राधानगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा, जहां LED के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही वर्ष 2047 तक देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम स्थल पर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टॉल लगाए गए। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर होने के सपने को साकार करेंगे। पटना जिले के मोकामा प्रखंड की हाथीदह पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता रथ पहुंचते ही ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। यहाँ जन जागरूकता रथ के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई और ड्रोन के माध्यम से लोगों को कृषि के बारे में अवगत कराया गया। इधर सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडल की बीरपुर नगर पंचायत के गोल चौक पर मोदी सरकार की गारंटी वाला रथ पहुंचा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में बीरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन सुशील कुमार ने उपस्थित लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में बीरपुर के शहरी क्षेत्र के स्थानीय लोगों की अच्छी सहभागिता देखने को मिली। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थियों का ऑन द स्पॉट चयन किया गया। वैशाली जिले की राधोपुर विधानसभा की जुड़ावनपुर पंचायत में
विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचते ही ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया। यहां एलईडी के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। यहां आयुष्मान योजना का स्टॉल भी लगाया गया, जिससे ग्रामीण लाभान्वित हुए। केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलने से लोग काफ़ी खुश हैं। आइए लाभार्थियों की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मुझे जो कि मोदी सरकार से है जो शौचालय मिला है। पहले घर में सब बहू बेटी घर का सब बाहर शौचालय जाता था, लेकिन अब है जो कि हम लोग शौचालय में ही शौच करने के लिए जाते हैं। मोदी जी को, मोदी सरकार को धन्यवाद। मेरा कोल्ली मिल गया, पहले मट्टी खेत था, अभी ईटा को हो गया। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के धन्यवाद करता हूँ। मैं 20 रुपया का प्रति मंथली कट रहा है, जो सेंटर मौत के कारण 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जो हम इसके प्रधानमंत्री का बार बार धन्यवाद करता हूँ। 6,000 रुपया 2,000 करके 3 बार 6,000 रुपया मिल रहा है साल का, जिससे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और बीज खरीदने में काफ़ी सहायता मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 2 लाख का बीमा करवाया है। यह बीमा योजना जो अन्य बीमा योजना से बहुत ही सस्ता है, क्योंकि अन्य जीवन योजना जो है बहुत महंगा पड़ता है और यह योजना बहुत कम है और 2 लाख का लाभ इसमें मिलता है मृत्यु पर, जो अन्य जीवन बीमा से बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उज्ज्वला योजना के तहत से गैस मिला। पहले चूल्हा पे खाना पकाते थे, अब हमको गैस पे पकाने में आराम भी होता है, टाइम का भी बचत होता है और अच्छा भी है हम लोग के लिए, सबके लिए अच्छा है। हम लोग को लोन जो हम लोग को 10,000 जो मिला हुआ था, उससे हम लोग को बहुत लाभ मिला है, जिससे हम लोग को बिजनेस की शुरुआत किए हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छा, मतलब हम लोग अपने लाइफ में और अपने बाल बच्चे के लिए आगे के लिए सोच पा रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। मोदी सरकार से क्या कहना है? उनका कहना है बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी दिल से धन्यवाद करें उतना कम है उनके लिए। और सबसे पहली बात कि हम लोग को महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा सुविधा जो दिए हुए हैं, शायद और कोई रहता तो नहीं इतना सोच पाता। सम्मान निधि मिलता है हम लोग और सम्मान निधि की हम यूज करते हैं। सम्मान निधि हम लोगों को मिलता है, सम्मान निधि से हम लोगों को बहुत लाभ होती है। विभिन्न जिलों के संवाददाताओं के इनपुट के साथ पटना से सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि देश भर के कैसे कई भागों में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। देश भर के कई भागों में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। श्रद्धालु घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज का दिन बेहद ही पावन है। देश के अलग अलग जगहों पे मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, तो दक्षिण में इसे पोंगल के त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। और आज घाटों पर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रद्धालु स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद दान दक्षिणा देकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसके बाद खिचड़ी का भी जो है वो भी दान दिया जा रहा है इस पावन अवसर पर। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि साधना, ध्यान और दान पुण्य की पवित्र परंपरा से जुड़े पावन पर्व मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रकृति के इस उत्सव पर उत्तरायण सूर्यदेव से कामना है कि वे देश के मेरे सभी परिवारजनों को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। मकर संक्रांति के उत्सव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई
और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। खिचड़ी चढ़ाने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। भोर में 4 बजे सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद नेपाल राज परिवार की ओर से आई खिचड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते हैं। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाई जाने वाले अन्न वर्ष भर जरूरतमंदों में वितरित किए जाते हैं। मंदिर नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन लोग दूर दूर से बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पूरे देश से लोग आते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। अपना पूरे श्रद्धा से घर से ही चावल और उड़द का दाल लाते हैं, यहाँ पे चढ़ाते हैं। मन में जिसकी श्रद्धा सबकी रहती है तो सब लोग वहीं चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं। भगवान गोरखनाथ जी का तपस्थली है। यहाँ खिचड़ी इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि भगवान गोरखनाथ जी यहाँ तपस्या किए थे और यहाँ खिचड़ी प्रसाद बना करके जनमानस को पवाया था। इसीलिए जनमानस यहाँ आकर के खिचड़ी चढ़ाती है, उनके खप्पर को भरती है और प्रसाद भी ग्रहण करती है। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। वाराणसी में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं को गंगा नदी में स्नान उन्होंने किया। साथ ही आपको बताएं कि वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया और इस पावन अवसर पर सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, बेहद उत्साह देखने को मिला। वहीं बात करें अगर काशी की तो यहाँ पर भी बहुत महत्वता रहती है मकर संक्रांति की। इस बार काशी में मकर संक्रांति खास है क्योंकि आज सोमवार का दिन भी है। यहाँ दूर दूर से लोग आकर गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति अपना महत्व है इसका, खास तौर से स्नान का और उसके बाद अन्नदान का। चूंकि हमारे जो त्योहार हैं वो आधारित हैं अन्न पर, गृहस्थों के लिए खास हैं। ऐसी ही 2 महिलाएं हैं जिन्होंने गंगा स्नान कर लिया है और मैं केदार घाट पर हूँ। खासियत केदार घाट की यह है कि केदार खंड में है और गौरी केदारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर कहा जाता है कि बाबा जो गौरी केदारेश्वर हैं उनकी स्थापना ही खिचड़ी से हुई है और मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं। ये स्नान और मकर संक्रांति का क्या महत्व है बताएंगे? आपने तो स्नान भी कर लिया। हाँ, आज मकर संक्रांति 80 सालों बाद ऐसा पर्व आया है, ये वाला जैसे जो महत्व है। इसमें हम लोग स्नान दान करते हैं, बाबा को जल चढ़ाएंगे, गंगा स्नान करते हैं। दूर दूर से लोग आए हैं, रात से ही हैं, सुबह नहा स्नान करके आज जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपने भी स्नान कर लिया है और क्या लाभ मिलता है स्नान करने से मकर संक्रांति? लाभ यही मिलता है कि बहुत दिनों के बाद आज देखिए सोमवार को पड़ा है मकर संक्रांति, ठीक है। हम लोग गंगा जी में नहाएंगे भी और विश्वनाथ जी के दर्शन भी करेंगे, ठीक है। मकर संक्रांति में अन्नदान करते हैं, बिहार में प्रसिद्ध है मकर संक्रांति। नहाइए, अन्नदान करिए। आप बिहार से आई हैं? जी। तो स्नान का अपना महत्व है, चूंकि यह गृहस्थों का माना जाता है कि त्योहार है, अन्नदान करते हैं और ऐसी मान्यता है कि अन्नदान का जो पुण्य लाभ है वो अपने आप में अप्रतिम है, अद्वितीय है। डॉक्टर राकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, केदार घाट, वाराणसी। चलिए उत्तर भारत से अब आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार के पहले दिन लोग सवेरे सूर्य को अपनी फसलें भेंट करते हैं। वहीं पोंगल के दिन लोग गन्ने से बने पंडाल के नीचे घरों के बाहर पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे पर रंग बिरंगे बर्तनों में दूध, चावल, मूंग दाल, गुड़ और घी मिलाकर भोजन पकाते हैं। घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। वहीं आम की पत्तियों से तोरण भी तैयार की जाती है। तमिलनाडु के मदुरै शहर में पोंगल त्योहार के अवसर पर जल्लीकट्टू के पारंपरिक खेल का आयोजन हो रहा है। इसमें शक्तिशाली बैलों को वश में करने वाले निडर युवक अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के उपायों को पुख्ता करने पर भी जोर दिया गया है। मदुरै में पोंगल उत्सव के दौरान जल्लीकट्टू के अखाड़े जीवंत हो उठते हैं। इसके बाद 16 जनवरी को पलामेड्डू और 17 जनवरी को अलंगनल्लूर
में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। त्योहार की छुट्टियों के दौरान 3 दिवसीय यह कार्यक्रम पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित करेगा। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। शुरुआत स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से 19 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन होने जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक की थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट रखी गई है। बैठक का उद्देश्य सामूहिक एजेंसी को बहाल करना और नेताओं के बीच पारदर्शिता, स्थिरता और जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करके वैश्विक स्तर पर बेहतर सामंजस्य बनाना है। कार्यक्रम में आयोजित अलग अलग सत्रों में ग्लोबल सिक्योरिटी, ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स, क्लाइमेट एंड नेचर एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन आदि पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेने की संभावना जताई है। साथ ही IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे वैश्विक संस्थाओं के अध्यक्ष भी इस मंच पर नजर आएंगे। भारत से 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्वनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास सहित देश के औद्योगिक घराने की कई प्रमुख हस्तियां भी इसमें हिस्सा लेंगी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखा। बाजार के प्रमुख इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर कारोबार करते दिखे। पहली बार सेंसेक्स 73,000 और निफ्टी 22,000 के पार पहुंच गया। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी IT सेक्टर में दर्ज की जा रही है। कारोबार की शुरुआत की बात करें तो आज सेंसेक्स 474 अंक की बढ़त के साथ 73,042 और निफ्टी 133 अंक की बढ़त के साथ 22,028 के स्तर पर खुले। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 500 अंक की बढ़त के साथ 73,077 के स्तर पर और निफ्टी 115 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 22,013 के स्तर पर कमजोर कारोबार करते नजर आए। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए थे। केंद्र सरकार की नीति और कोशिश के चलते देश से होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात जनवरी-सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर 6.6 अरब डॉलर हो गया है। ICEA के चेयरमैन पंकज महिंद्रू ने बताया है कि यह भारत से अब तक का उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है, जबकि अमेरिकी बाजार में चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। ICEA के चेयरमैन ने कहा है कि हालिया आंकड़े अमेरिका में भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाते हैं। यह चालू वर्ष में जनवरी से सितंबर में करीब 253% बढ़कर अनुमानित 6.6 अरब डॉलर हो गया है, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह अनुमानित 2.6 अरब डॉलर था। ICEA के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका को भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2018 में अनुमानित 1.3 अरब डॉलर से 300% से अधिक बढ़कर 2022 में अनुमानित 4.5 अरब डॉलर हो गया था। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भी 84% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी से सितंबर 2023 में यह 9 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में अनुमानित 4.9 अरब डॉलर था। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो राज्य में तेज बारिश हुई है, जिसमें भूस्खलन से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के कारण सड़कों, राजधानी शहर की मेट्रो लाइन और लोगों के घरों में पानी भर गया और पेड़ गिर गए। रियो के मेयर एडुआर्डो पेस ने आपातकाल की घोषणा की है, जबकि राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा की सरकार ने संघीय समर्थन की पेशकश की है। आइए बढ़ते हैं और खबर जानने की कोशिश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से। आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैक्स डॉटर ने कहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट से काफ़ी नुकसान हुआ है। पिघला हुआ लावा मछली पकड़ने वाले एक छोटे शहर के बाहरी इलाके तक पहुंच गया, जो बहुत गंभीर स्थिति है। अधिकारियों ने कहा है कि लावा प्रवाह के कारण ग्रिंडाविक में कुछ घर जल गए हैं, हालांकि शहर को पहले ही खाली करा लिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि विस्फोट शहर के उत्तर में शुरू हुआ। राजधानी रेकजाविक से लगभग 40 किलोमीटर तक लावा को पहुँचने से रोकने के लिए पृथ्वी और चट्टान की बाधाएं बनाई गई।
और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत को जीत के लिए 173 रन की दरकार थी, जिसे टीम ने 15 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर 173 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान रोहित शर्मा 0 पर पेविलियन वापस लौट आए। भारत का दूसरा विकेट विराट कोहली के रूप में सामने आया, जो 29 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने तेजी से रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने अफगानिस्तान को बल्लेबाजी का न्यौता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 172 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की ओर से गुलबदीन नायब ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए, जबकि भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।